बोल रहा हूँ उन लाइंस को अपने नोट्स की कॉपी में ऊपर लिखते हुए चलना। छोटे छोटे वीडियो में एक बार डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना रहा, ताकि एक बार रूटीन में सारी चीज़ें आ जाए। तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो कि कैसे पढ़ाई अपन को करनी है, नोट्स की कॉपी लेकर बैठनी है, ठीक है। जो भी लिखा जा रहा है उनको अपने नोट्स में बनाना है। जो भी लाइंस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो ये जो बोर्ड पे जो लिखी जा रही ना चीज़ें, ये तो कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी किसी के भी नोट्स उठा लो, सब ये चीज़ें मिलेगी नोट्स में, तो ठीक है, बुक में ही मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें लिखी भी नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें बोली जा रही है ना कि कौन कौन सी लाइनें मैं बीच में बोल गया, उन लाइनों को अपनी नोट्स की कॉपी में लिखना ही लिखना है। यदि वो लाइनें लिख ली ना, तो उसके बाद में फिजिक्स जो है ये मान लो चुटकियों में क्लियर होने लग जाएगी, फिर आगे समझ में नहीं आएगी। बस वो लाइंस तुम्हारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये लाइन जो है वो सर ने बोली है, इस लाइन को अपन को यहाँ लिख लेना चाहिए, और फिर उस लाइंस को पढ़ते हुए चलो। जैसे मैंने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये लाइन तुम्हें कहीं लिखी हुई मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर परेशान होते रहोगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें। या फिर मैंने एक लाइन बोली कि कहीं पर भी यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आओ, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब ये लाइन भी कहीं नहीं मिलेगी, इसको भी लिख लो। तो ऐसी चीजें यदि लिखते हुए चलोगे तो उस कंडीशन में तो फिजिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल और चुटकियों में होने लग जाएगी, नहीं तो फिर फिजिक्स जो है वो डाउन जाती जाएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ते हुए चलो ढंग से। अब देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे सर ये तो पहले भी पढ़ा था हमने, मैंने चीज़ बोली भी थी उस टाइम पे जब पढ़ाया था तब, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कुछ नहीं है, वेक्टर्स का सम है एक तरह से। और तो अपन को क्या करना है, वेक्टर्स का सम ही करना है। अब वो फोर्स के लिए भी आएगा, इंटेंसिटी के लिए भी आएगा, आगे अपन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो जहां पर भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर काम में आने लग जाते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करने लग जाता है, ठीक है। अब वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास में एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इन सारे चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी। समझ में आ रही चीज? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अभी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये यहाँ पर कुछ अलग इंटेंसिटी बनाएगा, ये यहाँ पे कुछ अलग इंटेंसिटी बनाएगा, ये यहाँ पे कुछ अलग इंटेंसिटी बनाएगा, ये यहाँ पे कुछ अलग इंटेंसिटी बनाएगा। तो सबकी नेट जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या कर दोगे, जो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज बन रही है उन इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का क्या कर देंगे अपन, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। वही चीज अप्लाई करनी है जो अपन ने फोर्स में की थी कि Q1 चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा लगाएगा, या इंटेंसिटी जो डेवलप करेगा वो कैसी करेगा। मान लो E1 कर दी, Q2 चार्ज ने कैसी इंटेंसिटी कर दी, मान लो E2 इंटेंसिटी डेवलप कर दी। Q3 चार्ज ने कैसी इंटेंसिटी डेवलप करी, मान लो E3 इंटेंसिटी डेवलप कर दी। Q4 चार्ज ने कैसी कर दी, ये मान लो E4 कर दी। तो अब इस जो O पॉइंट था, इस O पॉइंट के ऊपर यदि अपन बात करें तो इस O पॉइंट के ऊपर जो नेट इंटेंसिटी बनेगी, वो नेट इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, उसको यदि मैं E0 से रिप्रेजेंट कर दूं कि O पॉइंट पर जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो जितनी इंटेंसिटी बना रहे हैं उन सबका नेट कितना बनेगा, तो नेट कितना बन जाएगा, जितनी भी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज बन रही है उसका क्या कर देंगे अपन, वेक्टर सम करते जाएंगे। तो वेक्टर सम कर दो और कुछ नहीं करना। हालांकि ये चीज जो है वो न्यूमेरिकल्स में काम में आती है, बाकी इसी को अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर? बाकी तो वही चीजें हैं कि जैसे मान लो, अब मेन चीज अपनी ये है, इसको समझो। जैसे ये E1 इंटेंसिटी है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर ये E2 इंटेंसिटी है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। क्लियर? तो इस पॉइंट के ऊपर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, O पॉइंट के ऊपर जो नेट इंटेंसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है, इंटेंसिटी इधर जा रही तो मेरे पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इंटेंसिटी डायरेक्शन है। तो एक फोर्स तो मेरे पे इधर लग रहा है और एक फोर्स मेरे पे इधर लग रहा है। समझ में आ रही चीज? E2। तो अब मेरे पे नेट फोर्स किधर होगा, ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं बीच में से कहीं चला जाऊंगा। यानी कि नेट फोर्स किधर लग रहा है, बीच में से कहीं लग रहा है। समझ में आ रही चीज? तो मैं ये मान लूं कि नेट फोर्स इधर होगा, उधर ही क्या होगी, नेट इंटेंसिटी होगी, क्योंकि फोर्स इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम होती है। तो इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि नेट इंटेंसिटी जो बनती है वो इधर की तरफ बनती है, इस पॉइंट के ऊपर। तो नेट इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है,
रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ये तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्शन किधर होगी? मान लो नेट इंटेंसिटी ने इस E1 से जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बनाया है? अल्फा बनाया है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला, डायरेक्शन का फॉर्मूला tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan अल्फा का फॉर्मूला यदि अपन देखेंगे तो अपन ने बोला था फॉर्मूला निकालने का तरीका वही, जिससे एंगल नहीं बना रखा है अल्फा ने, पहले तो वो आएगा, तो E2 तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ये अपने पास में tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। मान लो मुझे tan बीटा का फॉर्मूला निकालना होता, जैसे मान लो E2 से एंगल इसने कितना बना रखा है? बीटा बना रखा है। अब यदि मैं tan बीटा का फॉर्मूला निकालूंगा तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? कोई बता सकता है? मान लो मैंने E2 से डायरेक्शन निकालनी है, E2 से डायरेक्शन निकालनी है तो tan बीटा एंगल बनेगा, तो मुझे tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना, सब चीजें समझते हो। चलो देखो, फिजिक्स जो है वो ऐसी चीज है जिसमें रटने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी रटने के लिए नहीं है, सब कुछ समझने की चीजें हैं। बस कुछ लाइंस को पकड़ते हुए चलो, उन लाइंस को यदि पकड़ लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कुछ भी पूछ लिया जाए। तो मैंने अभी बोला अल्फा में पहले वो आता है ऊपर जिससे वो एंगल नहीं बना रखा, तो बीटा में वही आएगा जिससे एंगल नहीं बना रखा। अब बीटा ने किससे एंगल नहीं बना रखा? E1 से, तो पहले कौन आ जाएगा? पहले आ जाएगा E1 साइन थीटा अपॉन E2 प्लस E1 कोस थीटा। समझ में आ रही चीज? ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा? tan बीटा का। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जब अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में यदि ये पूछ लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ने E1 से कितना एंगल बना रखा है, तो E1 से कितना एंगल बना रखा है, तब तो फॉर्मूला ये लगाना है। ये पूछ लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ने E2 से कितना एंगल बना रखा है, तो बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो tan बीटा का फॉर्मूला ये बनेगा। समझ में आ रही चीज? तो जिससे डायरेक्शन पूछी गई है अपन को उसी से निकालनी है। समझ में आ रही चीज? तो याद ये रखना है कि जिससे डायरेक्शन निकालनी है, जिससे डायरेक्शन पूछी गई है, वो हमेशा वो उसका अपोजिट, या जिससे डायरेक्शन नहीं, जिससे एंगल नहीं बना रखा है वो तो ऊपर आएगा, और जिससे बना रखा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक बार ही आएगा वो, जिससे एंगल बना रखा है वो तो एक बार ही आएगा, सॉरी जिससे एंगल बना रखा है वो तो एक बार ही आएगा, जिससे नहीं बना रखा ना वो 2 बार आएगा, वो 2 बार आएगा। तो इस चीज को ध्यान रख के चलना है। क्लियर? तो ये अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने पास में आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बार बार फिर से तुम्हें परेशान करता रहेगा, फिर से वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी आएगा। तो बहुत सारी जगह अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में लेते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के फिर इन चीजों को सोल्व करना है। अब देखो, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सेम जैसे फोर्स के अपन ने क्वेश्चन किए थे ना, सेम की सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लो मैं यदि क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो क्वेश्चन क्या है? सपोज वी हैव ए इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, ए साइड का अपने पास में कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये मान लिया दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए ऑफ ABC। ठीक है, इसके कॉर्नर्स को अपन ने मान लिया ABC। कॉर्नर ए हैविंग चार्ज प्लस Q एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q। देन फाइंड आउट नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। ठीक है, C पॉइंट के ऊपर अपन को नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि फोर्स वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इन क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक ए साइड का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अब मैं कोई सा भी ए पॉइंट ले सकता हूँ, कोई सा बी ले सकता हूँ, कोई सा भी सी ले सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी पे चार्ज कितना कितना है?
ए पे तो चार्ज है प्लस का क्यू और बी पे भी चार्ज क्या है प्लस का क्यू, और मुझे क्या निकालना है सी पर मुझे नेट इंटेंसिटी निकालनी है। समझ में आ रही है? यदि मुझे सी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी निकालनी है तो सी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी के लिए क्या है, कौन कौन इंटेंसिटी बना रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन बना रहे हैं, वही प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ए वाला यहाँ इंटेंसिटी बना रहा है, बी वाला भी यहाँ इंटेंसिटी बना रहा है। तो ए वाला जो इंटेंसिटी बनाएगा, मैंने बोला था डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्शन निकालने का तरीका, किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं इस पॉइंट पर क्या लेकर आऊंगा, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाऊंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यदि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो ये प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू नॉट, प्लस प्लस के बीच में कैसा फोर्स, प्यार की दुश्मनी, दुश्मनी, तो दुश्मनी होगी तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बन जाएगी, ये वाली, यानी कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आएगी वो भी कैसी आएगी, ऐसी वाली, ई सी ए, जिसको मैंने नाम दे दिया। बी पॉइंट जो यहाँ इंटेंसिटी बनाएगा वो कैसी बनाएगा, वही क्या होगी, प्यार होगा कि दुश्मनी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, दुश्मनी, दुश्मनी होगी तो डायरेक्शन कैसी आएगी, ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया ई सी बी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि मैं ई सी ए लिखना चाहूं तो ई सी ए क्या चीज है, ई सी ए जो है इस ए यानी प्लस क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी, क्यू चार्ज से अपने देखा था कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनती है उसका फॉर्मूला अपन देख रखा है अपन ने, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये देख रखा है। तो प्लस क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या, के क्यू बाई ए स्क्वायर बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, सॉरी इस चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। प्लस क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बननी है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। समझ में आ रही है? अब यदि मैं इसको अलग से बनाना चाहूं तो एक तो इंटेंसिटी अपने पास में इधर की तरफ आई है, ई सी ए जिसको अपने नाम दिया है वो तो कितनी आई है, के क्यू बाई ए स्क्वायर आ गई, और एक इंटेंसिटी अपने पास में इधर की तरफ आई है उसको मैंने नाम दिया है ई सी बी, और वो कितना है, वो भी इतना ही है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यदि मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अपन। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला यानी कि ई सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में ई सी ए का स्क्वायर प्लस ई सी बी का स्क्वायर प्लस 2 ई सी ए ई सी बी कोस एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल कितना बन गया, 60 cos 60। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, एक चीज समझना, क्या ई सी ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ई सी बी के इक्वल है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर दोनों का इक्वल ही है। तो ई सी और ई सी बी में कोई सा भी एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई सी जो बनेगा अपने पास में नेट, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा ई सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी की जगह मैं मान रहा हूँ ई सी ए का स्क्वायर प्लस 2 ई सी ए मिलकर कितना हो जाएगा, ई सी ए का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 1/2 होता है कि नहीं होता cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता, cos 60 1/2 ही होता है बच्चों। cos 60 1/2 है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ई सी जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, रूट में ई सी ए का स्क्वायर प्लस ई सी ए का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, ई सी ए स्क्वायर बच गया, तो ई सी ए का स्क्वायर, ई सी ए स्क्वायर प्लस ई सी ए स्क्वायर प्लस ई सी ए स्क्वायर कितना हो गया, रूट में 3 ई सी ए का स्क्वायर, ई सी ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ई सी आ जाएगा, तो ई सी जो बनेगा रूट तो 3 और साथ में क्या आ जाएगा, ई सी ए। अब ई सी ए की वैल्यू पुट कर दो, ई सी ए कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ई सी जो बन जाएगा वो बन जाएगा रूट में 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। समझ में आ रही चीज, ये इस सी पॉइंट के ऊपर नेट इंटेंसिटी बनेगी। तो सी पॉइंट के ऊपर जो नेट इंटेंसिटी बन रही है वो नेट इंटेंसिटी क्या बन रही है, ई सी, और वो कितनी बन रही है, रूट 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। आगे अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो अब देखो डायरेक्शन निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, या तो उससे निकाल लो या अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहले तरीका सुनो,
मैंने बोला था कि दो वेक्टर यदि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा मिड पॉइंट से होकर जाती है। तो डायरेक्शन मिड पॉइंट से होकर जाएगी तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रही थी? देखो लाइंस याद रख लो, मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, यदि लाइंस याद कर ली ना तो फिजिक्स इतनी सिंपल हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा लो, चाहे फॉर्मूला अपन लगाएंगे tan अल्फा, लगा देंगे tan अल्फा। पहले कौन आएगा, फॉर्मूला तो वही लगना है, E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। E2 कौन सा है इसमें, ECB है कि ECA है, कौन है, सोचो थोड़ा सा। मैंने एक लाइन बोली थी, फिर वही बात आ गई, लाइंस याद रखो। मैंने बोला था कि अल्फा जिससे एंगल बनाता है वो ऊपर उसके दूसरे वाला आता है, ठीक है। अल्फा ने किससे एंगल नहीं बना रखा, ECA से, तो ऊपर कौन आएगा, ECA आ जाएगा। तो ECA साइन 60 अपॉन ECB प्लस ECA कोस 60। हालांकि इसमें तो EC और ECB दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए अपन को ज्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग होता तो फिर दिक्कत आ जाती। अब देखो ECA, ये भी ECA हो सकता है, कोई मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी ECA कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, tan अल्फा यदि अपन बात करेंगे तो ऊपर तो बचेगा साइन 60 और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस 60। अब वैल्यू पुट करो, tan अल्फा साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब यहाँ आके अटक जाते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब साइन 60 को साइन 120 कोस 180 ये वैल्यू जब पुट करने वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं, अब पता नहीं हमें, याद नहीं है हमें ये। तो ये वैल्यू याद रखो, साइन 60 होता है √3/2, 1 प्लस कोस 60, अभी पुट किया है, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो tan अल्फा जो होगा वो हो जाएगा √3/2, 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan अल्फा क्या बनेगा √3/3। √3/3 क्या होता है 1/√3 आ रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे फिर सीधे सीधे लाइन याद रख लो कि सीधे सीधे लाइन में अपन क्या बोलेंगे, सीधे सीधे लाइन में अपन ये बोलेंगे कि अल्फा जो होता है वो जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा कहाँ से निकलता है, मिड पॉइंट से होकर निकलता है। यदि दोनों वेक्टर जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उस कंडीशन में अल्फा जो होगा वो हमेशा, या रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा कहाँ से निकलेगा, मिड पॉइंट से निकल के पास होता है। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अभी तो अपन ने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन लिया है जो सबसे सिंपलेस्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर होगी चीजें। क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना, क्वेश्चंस क्या चीजें हैं उनको नोट करते हुए चलो। तो अब अपन देखते हैं रेक्टेंगल वाले में क्या होगा, ठीक है। सर ट्राइंगल वाले में हवा नहीं लगी, रेक्टेंगल वाले में क्या होगा मेरा रेक्टेंगल हो या फिर मान लो स्क्वायर हो या और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि होगा क्या इनमें, ठीक है। जैसे ट्राइंगल वाले का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और अपन ने किया था फोर्स के लिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज भी है वही क्वेश्चन, यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्वेश्चन ये है, सपोज वी हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है, साइड स्मॉल ए साइड का अपने पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ईच कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल हैविंग चार्ज प्लस क्यू। क्लियर? हर कॉर्नर प्लस क्यू चार्ज है। फाइंड आउट द नेट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है। ये अपने पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें 3 इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, साइड इसकी ए है, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका जो सेंट्रोइड है, ये मान लो ये इसका सेंट्रोइड बनेगा, तो इसका जो सेंट्रोइड बन रहा है
इसको मैंने O पॉइंट नाम दे दिया। इस सेंट्रोइड पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो सेंट्रोइड पर नेट इंटेंसिटी कितनी कितनी होगी, पहले इनको नाम दे दो। इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको नाम दे देते हैं अपन B और इसको नाम दे देते हैं अपन C। ठीक है, A जो O पर इंटेंसिटी बनाएगा उसकी डायरेक्शन आगे डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऐसी रहेगी, तो इसका मतलब मैं यदि EA की बात करूं तो EA जो होगा वो तो इधर की तरफ होगा, EB किधर होगा, आउटवर्ड, ये EB आ जाएगा। EC किधर होगा, आउटवर्ड, ये EC हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से AO डिस्टेंस पे इंटेंसिटी बनेगी KQ बाई AO का स्क्वायर। AO कितना होगा, AO निकालना मैंने बताया था कितना होगा, AO कितना होगा भाई, क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा अपन पहले। डिस्टेंस मैंने पहले बोला था, हर एक चीज़ पहले वाली अपने काम आती रहेगी। तो AO क्या होगा, AO क्या होगा वो कैसे निकालोगे एक बार फिर से बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ये एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो हाफ कितना हुआ 30 डिग्री। इस AO का मैं इधर कंपोनेंट लूंगा तो ये लेंथ कितनी होगी, AO cos 30 होगी, कि थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो कोस में आता है और थीटा के अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं तो साइन में आता है। तो AO का यदि मैं थीटा की डायरेक्शन में 30 की डिग्री की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, AO cos 30, यानी कि AO cos 30 किसके इक्वल होगा, ये लेंथ कितनी है a/2, ये a/2, ये a/2 मिलकर कितनी हो गई a, तो ये कितना हो गया a/2। cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि √3/2 इक्वल्स टू a/2। तो AO किसके इक्वल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, a/√3। तो ये लेंथ किसके इक्वल आई, a/√3, ये लेंथ भी किसके इक्वल आई, a/√3, ये लेंथ भी किसके इक्वल आई, a/√3। आ गई। अब देखो यहाँ से यदि मैं EA की वैल्यू लिखूंगा तो EA की वैल्यू क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज से a/√3 डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी बनती है KQ बाई A स्क्वायर, तो क्यू चार्ज से a/√3 डिस्टेंस में इंटेंसिटी बनेगी KQ अपॉन a/√3 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 KQ अपॉन A स्क्वायर। ये तो ये आ गया। क्या EB और EC भी इतने ही आएंगे, बिल्कुल इतने ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उतना ही चार्ज है उतनी ही डिस्टेंस है, उतना ही चार्ज है उतनी ही डिस्टेंस है। तो EB भी क्या आएगा 3 KQ बाई A स्क्वायर, EC भी कितना आएगा 3 KQ बाई A स्क्वायर। आ गया, यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। ठीक है, अलग से बनाने से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो अपने पास में कौन सी इंटेंसिटी है EC, ये अपने पास में कौन सी इंटेंसिटी है EA, ये अपने पास में कौन सी इंटेंसिटी है EB। ठीक है, EA EB EC। ठीक है, 3 वेक्टर आ गए। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट यदि मुझे निकालना होता है तो पहले कोई से भी 2 वेक्टर का ले लो, फिर उसका रिजल्टेंट जो बनेगा उसका थर्ड के साथ में निकाल दो। तो पहले अपन कौन से लेते हैं, E और EB, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना 120 डिग्री। आ गया। EA EB EC तीनों आपस में इक्वल है, तो पहले मैं E और EB का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करता हूं। तो EAB जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E और EB का 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला रूट में EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120। फॉर्मूला ये बनेगा रूट में EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120। आ गया। अब क्या EA और EB आपस में इक्वल है, EA EB EC तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे EA इक्वल्स टू किसके है, EB इक्वल्स टू किसके है, EC के। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं EB की जगह भी EA लिख सकता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, बाकी वैल्यू पुट करके अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो EAB जो बनेगा वो बन जाएगा रूट में EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EA का स्क्वायर। EA का स्क्वायर EB की जगह भी EA पुट कर देंगे, EB की जगह EA पुट करेंगे तो EA का EA इंटू E हो जाएगा EA स्क्वायर cos 120 cos 120 जो होता है वो होता है माइनस का 1/2। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, तो EAB जो बनेगा वो बन जाएगा रूट में EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर कितना हो गया 2EA का स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, बचा क्या है EA का स्क्वायर। 2EA का स्क्वायर माइनस EA का स्क्वायर क्या हो जाएगा EA का स्क्वायर, ये आएगा रूट में
ई ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो ई ए बी किसके इक्वल आया, ई ए के इक्वल आया, और ई ए किसके इक्वल था 3k³ अपॉन ए स्क्वायर। ये तो ई ए बी आ गया, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया डायरेक्शन, ई ए बी की डायरेक्शन, ई ए बी की डायरेक्शन। जब दो वेक्टर्स, फिर से लाइन सुनो, लाइन ही घूमेगी चारों तरफ, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा मिड पॉइंट से होके जाते हैं। अब डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल सकता हूँ, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा मिड पॉइंट से होके जाता है, और ई ए बी जो है वो इधर की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3k³ अपॉन ए स्क्वायर। ई सी भी कितना आया था 3k³ अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा ही आया था। अब ई ए बी और ई सी का रिजल्टेंट कितना होगा, कितना होगा, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट जो बनेगा ओ पॉइंट के ऊपर वो बन जाएगा ई ए बी माइनस ई सी, और दोनों आपस में इक्वल है तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि सेंट्रोइड पर जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी 0। अपन ने नेट फोर्स की बात करी थी, जब नेट फोर्स ही 0 होता है, भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, यहाँ पे नेट फोर्स निकाला था, नेट फोर्स ही 0 होता है तो नेट इंटेंसिटी तो 0 आनी ही आनी है, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट, यही तो होता है। जब नेट फोर्स ही 0 हुआ था तो इंटेंसिटी तो 0 होगी होगी, ये चीज तो यहाँ से भी अपन बता सकते थे कि इस सेंट्रोइड के ऊपर यदि कोई चार्ज रखा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स ही 0 होता है, और चार्ज इंटेंसिटी निकालने के लिए कितना रखा है अपन ने क्यू नॉट ही रखा है, भी जहाँ इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं, तो इस क्यू नॉट चार्ज पे नेट फोर्स कितना है 0 ही है, तो 0 है तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी 0 ही होगी। तो जितना फोर्स अपन निकाल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस जो है वो इंटेंसिटी के लिए भी बनते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है, पहले मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर होमवर्क के लिए भी हमें क्वेश्चंस दिया करो, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चंस बना देते हैं अपन होमवर्क के लिए, ट्राइंगल में बेस्ड क्वेश्चन ही मैं बना देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे जो है वो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें क्या बनेंगे। देखो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन खूब है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की कहीं कमी नहीं है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस खूब है, बस अपन को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि कंसेप्ट समझ में आता है तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तो मैं कितने भी बना सकता हूँ, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लो एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसकी साइड ए साइड ए साइड ए, यहाँ पे प्लस का क्यू कूलम चार्ज या माइनस का क्यू कूलम चार्ज, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और मुझे पता करना है कि सी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यदि मैं देखूंगा तो वही मैंने ट्राइंगल लिया, ले लिया ट्राइंगल, ले लिया भाई ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ट्राइंगल है और क्या है, ट्राइंगल मैंने ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया प्लस का क्यू, यहाँ भी ले लिया प्लस का क्यू, यहाँ ले लिया माइनस का क्यू, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और अब मुझे पता लगाना है कि सेंट्रोइड के ऊपर जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो सेंट्रोइड पर अब नेट इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू चार्ज ए बी एंड सी। क्लियर। एक क्वेश्चन अपना ये बन गया, एक क्वेश्चन और ले लो, लो संभालो कैच करो क्वेश्चन आ गया, प्लस का 2q प्लस का q, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c, साइड वही है इसकी a, और मुझे पता लगाना है कि c पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी और साथ के साथ इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्शन जो है वो अपन इजीली निकाल देंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसमें भी अपन पूछ लेते हैं, साथ के साथ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसमें भी पूछ लिया जाएगा कि सी पॉइंट पर इंटेंसिटी और साथ के साथ में इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ट्राइंगल में बेस्ड है, और भी बहुत वेराइटी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो करना कैसे है, वो अपन को कंसेप्ट जो है वो देखना है, कंसेप्ट ही अपन को लगा के चलना है सब जगह। कंसेप्ट यदि सही लगा दोगे तो क्वेश्चन जो है वो इजीली होते रहेंगे। ठीक है, और आगे देखो, ये तो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन हो गए। अब यदि मैं स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखूं तो अब स्क्वायर का मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। स्क्वायर के क्वेश्चंस में देखो क्या होने वाला है, स्क्वायर के क्वेश्चन के अंदर यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल सा करवाता हूँ, ये स्क्वायर मेरे पास में है, ठीक है, अब है तो है,
स्क्वायर है, स्क्वायर ही है स्क्वायर की जो साइड है वो साइड मैंने ए मान ली, ठीक है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं रियल में ही, अरे सर हमें तो पता नहीं था स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं क्या। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी, दे दिया। इस पर मैंने प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज लिया, इस पे भी प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज लिया, इस पे भी प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज लिया, और ए पॉइंट के ऊपर मुझे नेट इंटेंसिटी जो है वो पता करनी है विद डायरेक्शन। क्लियर? तो विद डायरेक्शन मुझे ए पॉइंट के ऊपर नेट इंटेंसिटी जो है वो पता करनी है। आ रहा है समझ में? कर सकते हो। फोर्स निकाला था अपन ने, वैसे ही करना है जैसे अपन ने फोर्स निकाला था। देखो ये बी जो चार्ज है वो ए पर जो इंटेंसिटी बनाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन कैसी रहेगी? आउटवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आ गई? आउटवर्ड। इसको मैंने नाम दे दिया ई बी, दे दिया। ई बी की वैल्यू, ई बी की वैल्यू, ई बी की वैल्यू, ई बी की वैल्यू, ई बी की वैल्यू कितनी होगी? क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी बनेगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर बन गई। पहले डी की बात करते हैं। डी चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी वो किधर बनेगी? किधर बनेगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन कैसी बन जाएगी? आउटवर्ड। इसको मैं नाम दे दिया ई डी। ई डी की वैल्यू बताओ भाई, ई डी की वैल्यू कितनी होगी? वही क्यू चार्ज है, वही ए डिस्टेंस है इस पॉइंट की, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर बन गया। सी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण ए पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन किधर बनेगी? किधर बनेगी भाई? सी चार्ज से ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी? आउटवर्ड। और डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? ये आउटवर्ड। इसको मैंने नाम दे दिया ई सी, और ई सी की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू बाई ए स्क्वायर। ई सी की वैल्यू क्या के क्यू बाई ए स्क्वायर होगी? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या कुछ चेंज हो जाएगा? चार्ज तो वही है क्यू, लेकिन लेंथ क्या ए है? नहीं। लेंथ कितनी है? लेंथ अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस इक्वेशन से। वही ट्राइंगल बनेगा एक तरह से, रूट का ए स्क्वायर प्लस रूट का ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट टू ए। ठीक है, जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी? रूट, अरे निकालना आता नहीं, ये तो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आता है कि नहीं आता। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट टू ए स्क्वायर यानी कि रूट टू ए। अरे मान सकता हूँ, इतना तो समझ में आता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए, ये भी ए ही था, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट कितना होगा? रूट टू ए। ठीक है, तो अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बनेगी? के क्यू बाई रूट टू ए का स्क्वायर बनेगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर, यानी कि कितनी हो जाएगी? इसी की बात करेंगे तो के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना होगा? 2, और ए स्क्वायर ऐसे कैसे, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। अब देखो, इसको मैं अलग से लिखना चाहूँ, अलग से मैं बनाना चाहता हूँ इसको। अलग से कैसे कैसे बनाएंगे? ई डी तो नीचे की तरफ है, ये तो अपने पास में आ गया ई डी। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया? इसको अपन ने क्या नाम दिया था? इसको मैं अलग अलग से बना देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। इसको मैंने नाम दिया था ई बी, ठीक है, इसको नाम दिया था ई डी, और ये कौन सा है? ई सी। ठीक है, जो अपना ब्लू वाला है वो कौन सा है? ई सी। लेकिन वो जा कहाँ से रहा है? मिड से होके तो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। 3 का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले कोई से भी 2 ले लो, फिर उसका थर्ड के साथ रिजल्टेंट निकाल दो। तो पहले 2 कोई से भी ले सकते हैं, देखो कोई जरूरी नहीं है कि मैं ई बी ई डी ही लूँ, मैं ई बी ई सी भी ले सकता हूँ पहले, या फिर मैं ई बी ई डी भी ले सकता हूँ, या ई सी और ई डी भी ले सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। लेकिन ले ऐसे कि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। सिंपल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ई बी और ई डी को ले लो पहले। ठीक है, अच्छा ई बी और ई डी को लेने के लिए पहले एक चीज देखो, क्या ई बी और ई डी आपस में इक्वल है? ई बी कितना है? ई बी कितना है? के क्यू बाई ए स्क्वायर। ई डी भी कितना है? के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ई बी और ई डी दोनों आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों आपस में इक्वल है। तो यदि मैं ई बी और ई डी का रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, जिसको मैंने ई बी डी नाम दे दिया, तो वही 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। रूट में ई बी का स्क्वायर प्लस
ED का स्क्वायर प्लस 2EB ED cos 60 आ जाएगा फॉर्मूला। अब EB और ED दोनों आपस में इक्वल है, cos 60 आएगा cos 90 आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, EB और ED के बीच में एंगल कितना बन रहा है अभी 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा cos 90। cos 90 तो जीरो कर देता है सबको या 1 कर देता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और 1। अरे कंफ्यूजन है ये, बहुत बड़े कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, बड़े बड़े क्वेश्चन गलत कर देते हो इस छोटे सी चीज के लिए। कोई cos 90 का 1 पुट कर देता है, cos 90 0 होता है अभी, cos 0 1 होता है, sin 90 जो है 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो cos 90 0 होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया 0, अभी 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 हो गया। EB और ED आपस में इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ EBD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में EB का स्क्वायर, और ED की जगह ये क्या पुट कर सकते हैं EB, तो ये हो जाएगा रूट में EB का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, रूट में 2EB आ गया। रूट 2EB का मतलब कितना हो गया, EBD जो बना वो कितना बन गया, रूट 2 और EB कितना है KQ बाई A स्क्वायर। ये तो मेरे पास में B और D का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। B और D का जो रिजल्टेंट बना वो रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया। डायरेक्शन इधर आई, डायरेक्शन वही लाइंस, अपनी लाइन क्या थी कि दो वेक्टर यदि सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हमेशा मिड पॉइंट से होके जाता है। तो दो वेक्टर यदि सेम मैग्नीट्यूड के तो रिजल्टेंट हमेशा मिड पॉइंट से होके जाता है, तो मिड पॉइंट अपना यही है EBD। तो ये अपनी रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। अब अपने पास में बचा EC और EBD। अब दोनों सेम लाइन पर है और सेम डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाता, सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। यानी कि यदि मैं बात करूं EA की, तो EA क्या हो जाएगा, EC प्लस EBD हो जाएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दोगे, ऐड ही तो करना है, स्कोर करना क्या है तो अब क्या होगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। EC की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में, KQ बाई 2A स्क्वायर, तो EC तो अपने पास में है KQ बाई 2A स्क्वायर, और EBD कितना आया है, EBD अपने पास में आया है रूट 2 इंटू KQ बाई A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस में रूट 2 इंटू KQ बाई A स्क्वायर। तो ये जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, KQ बाई A स्क्वायर को कॉमन ले लो, KQ बाई A स्क्वायर, KQ बाई A स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस रूट 2। ये अपने पास में A पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे अपन ने फोर्स के लिए किए थे, वैसे ही क्वेश्चन इंटेंसिटी के लिए है, कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। वहां पे KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर लगा रहे थे, यहाँ पे KQ बाई R स्क्वायर लगा रहे हैं बस, और कोई चेंज नहीं है। क्लियर। तो अब इसमें रेक्टेंगल के जो स्क्वायर के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस भी अपन बना सकते हैं। अब चार्ज की वैल्यू चेंज करते हुए चलो, चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे अपने, ठीक है, वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करना, ठीक है। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे यहाँ प्लस का कैपिटल Q चार्ज है, 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 और अपन से ये पूछा गया कि इस स्क्वायर की साइड तो है A, तो इसका स्क्वायर का जो डायगोनल का सेंटर होगा उस सेंटर के ऊपर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी। समझ में आ रही चीज। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इसको ट्राई करना। नेट इंटेंसिटी जो बनेगी वो यहाँ पे आंसर को बता देता हूँ, आंसर जो आएगा वो इसका 0 आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा वो चीज अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस करेंगे जैसे भी है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले तो, कि यहाँ पर नेट इंटेंसिटी जो बनेगी वो नेट इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी बनेगी। क्लियर। तो अब ये ऐसे ही अपन इस तरह से ही पूरी फिजिक्स जो है उसको पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को सोल्व करते रहेंगे। फिजिक्स जो है उसको जितना सिंपल अपन बना सकते हैं उतना सिंपल अपन बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग साथ के साथ उस चीज़ को पढ़ते हुए चलो, जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को सोल्व करते हुए चलो। किसी भी डाउट को अपने पास में रखना नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं उन सारे के सारे डाउट्स जो है उन डाउट्स को क्या करना है, सोल्व करना है। तो डाउट्स जो है उन डाउट्स को जैसे मान लो आप लोग सोल्व करोगे तो डाउट्स को सोल्व करने के लिए क्या होगा कि कहीं भी डाउट आता है तो उस डाउट को मेरे से पूछ सकते हो और उन डाउट्स को आपस में क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही अपनी पूरी फिजिक्स जो है, कंप्लीट फिजिक्स ऐसे ही चलती रहेगी, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने कंप्लीट फिजिक्स जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कहीं भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है।
मेरे YouTube चैनल के ऊपर ऐसे ही एक डेली का एक वीडियो अपलोड होता रहेगा और कंप्लीट फिजिक्स जो है वो इस तरह से अपन लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो चैनल जो है उस चैनल को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपने से कनेक्ट हो सके। और उससे होगा ये कि हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई नया क्वेश्चन डेवलप हो रहा हो, उसने उस क्वेश्चन को पूछा हो, तो मुझे उस क्वेश्चन को सबको यदि क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा तो क्वेश्चन में सबके सामने उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है तुम्हें भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाए। इसलिए मैक्सिमम जो है वो चैनल को शेयर करने की कोशिश करो, सब्सक्राइब करवाओ, ताकि उसमें आप लोगों का भी फायदा है और नो डाउट मेरा भी फायदा ही है उसके अंदर। तो मैक्सिमम शेयर करो और ऐसे ही अपन पूरी फिजिक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, जो अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उस टॉपिक के साथ में नए टॉपिक के साथ में अपन कल मिलेंगे फिर से। तब तक मज़े करते रहो और पढ़ते रहो।